So, hello everyone. This is second part of history taking, and in this particular session, we'll be talking about a detailed discussion of the physical examination. ठीक है, तो physical examination में let us start with pallor, right? What are the things you need to know about pallor? हर एक चीज़ में, चाहे pallor, icterus, clubbing, lymphadenopathy, edema, जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि क्या होता है, what is this condition, number 1. Number 2, how do you check for दिस पर्टिकुलर कंडीशन. जो भी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं उसको हम पेशेंट में उस कंडीशन को हम कैसे एसेस करेंगे, कैसे चेक करेंगे. तीसरी चीज़, उस पर्टिकुलर कंडीशन के क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जो एग्जामिनर, दीज ऑल आर वाइवा वॉइस क्वेश्चन, राइट. एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा तो कॉजेज़ क्या हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन के. इसके अलावा अगर कहीं पे ग्रेडिंग वगैरह अवेलेबल है तो हम उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद पैलर. सबसे पहली चीज़, पैलर की बात करूँ तो पैलर क्या होता है. इट इज़ पेल कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, पैलर क्या होता है और क्यों होता है, ये दो चीज़ देख ली. नेक्स्ट थिंग, वेयर डू वी लुक फॉर दिस पैलर. तो पैलर हम कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं. वेरी सिंपल, जो पेशेंट में आपको चेक ही करना है एग्जाम में, दैट इज़ पी फॉर पैलर, पी फॉर पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा. तो ये जो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा है वहाँ पे हम पैलर को चेक करते हैं, राइट. सो वी चेक फॉर द पैलर इन द पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, वी चेक फॉर द पैलर इन द पाल्मर क्रीजेस, म्यूकस मेम्ब्रेन में, टंग में और फिंगर नेल्स में भी हम चेक कर सकते हैं. बट मेन याद रखो, पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, पाल्मर क्रीजेस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमने पैलर को देखना है. क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ पैलर. सो डायरेक्टली यू वुड बी सेइंग अनीमिया. So okay, anemia is an important cause of pallor, but what are the causes of pallor in which there is no anemia? So next question of the examiner. So pallor without anemia, तो क्या क्या ऐसे causes होते हैं जिसमें pallor बिना anemia के होगा. So it could be physiologic also, right. Respiratory distress, very important. Respiratory distress के केस में आपको pallor मिल सकता है. Shock के केसेस में मिल सकता है pallor, right. Shock चाहे septic shock हो, hypovolemic shock हो, neurogenic shock हो, cardiogenic shock हो. ठीक है, इसके अलावा जो next important condition जो आपको pallor के बारे में याद रखना है, जहाँ पे हमें बिना अनीमिया के पैलर मिलता है, दैट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है, या कोई भी अगर मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स हैं तो हमें वहाँ पे भी पैलर मिल सकता है. फिर उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सडन कॉजेज़ क्या होते हैं पैलर के, है ना, कि एकदम से विद इन मिनट्स टू आवर्स आपको पैलर मिलेगा पेशेंट में. इट कुड बी शॉक, बिकॉज पैलर इज़ अ वेरी क्रॉनिक प्रोसेस, राइट. पर अगर बहुत जल्दी पैलर मिल रहा है तो इट कुड बी सीन इन ड्यू टू शॉक, syncope, any kind of cardiovascular condition, there's huge amount of blood loss and dehydration. So that's all that you need to know about pallor. Where do you check for pallor? This is very important. And how do you check it in patient? That is also very important. pallor के बाद next पे आते हैं icterus. अब icterus क्या है, कहाँ पे देखना है, वही सारी चीज़ें. icterus is nothing but it is yellowish discoloration, है ना, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की. तो कहाँ कहाँ पे icterus को देखते हैं. icterus को हम लोग स्क्लेरा में देखते हैं या अपर बल्बर कंजक्टाइवा में देखते हैं. ऊपर वाले डायग्राम में वापस आते हैं. देखिए, इसमें हमने देखा था कि पैलर को हम यहाँ पे देख रहे थे. नाउ आई एम सेइंग, वेयर डू यू चेक फॉर icterus, है ना. icterus को हम स्क्लेरा में देखते हैं, वाइट ऑफ द आई, या फिर हम इसको बल्बर कंजक्टाइवा में भी देखते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट icterus. दूसरी चीज़ है, इसको पाम और सोल्स में भी देख सकते हो icterus, यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ. इसके अलावा अंडर सर्फेस ऑफ द टंग, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. ठीक है, स्क्लेरा हो गया, पाल्म एंड सोल्स हो गए, अंडर सर्फेस ऑफ टंग हो गया. अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल साइट्स होती हैं जॉन्डिस की. सबसे पहले जो येलोइश डिस्कलरेशन होती है वो आपको फ्रेन्युलम ऑफ टंग, जो बेस ऑफ टंग है, वहाँ पे देखने को मिलती है. ठीक है, फिर हमें स्क्लेरा में दिखती है और फिर हमें स्किन में दिखती है. तो स्किन में तभी दिखेगी जब जो आपका लेवल है वो मोर देन 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा, राइट. सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो. अब इसके बाद आपसे कॉजेज़ पूछते हैं. तो जॉन्डिस के इंपॉर्टेंट कॉजेज़, हम लिवर से रिलेटेड कॉजेज़ बहुत जल्दी बता देते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, लिवर सिरोसिस या हेपेटाइटिस. पर जो अदर देन दिस है वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, पैनक्रियाटाइटिस इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ icterus, है ना. तो icterus जो है पैनक्रियाटाइटिस के कारण हो सकता है, कंजेनाइटल डिसीज़ में भी हो सकता है कई सारी, और कैंसर, पैनक्रियास के कैंसर और गॉल ब्लैडर के कैंसर में भी हो सकता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ साइनोसिस. नाउ व्हाट इज़ साइनोसिस. इट इज़ नथिंग बट ब्लूइश डिस्कलरेशन, है ना. अब ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर एज वी कुड सी ओवर हियर. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे साइनोसिस देखते हैं हम लोग, फिंगर्स में, ईयर लोब्स में, नेल्स में और लिप्स में. अब यहाँ पे देख सकते हो कैसे हमने साइनोसिस को चेक किया है. यू कैन इवन लुक फॉर साइनोसिस इन टंग, आपको लिप्स में दिख रहा है, फिंगर्स में दिख रहा है ना. सो यू कुड चेक इट इन द नेल्स ऑल्सो. सो दीज आर द प्लेसेज इन विच वी चेक फॉर द साइनोसिस. नेक्स्ट टॉपिक दैट एग्जामिनर आस्क यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज दिस, कि व्हाट आर द
कॉजेज ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस. सो कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज आप याद रखोगे सेंट्रल साइनोसिस के. इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर पॉलीसाइथीमिया, एल्टीट्यूड, शंट एंड लंग डिसीज़. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल साइनोसिस के कॉजेज़ की, सो यू कैन रिमेंबर द कोल्ड. इसमें ट्रिक बताइए, पाम्स और कोल्ड आप ऐसे भी याद रख सकते हो. लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के केस में, शॉक के केस में आपको पेरिफेरल साइनोसिस मिलती है, और डिक्रीज कार्डिक आउटपुट के केस में भी आपको पेरिफेरल साइनोसिस मिलती है. तो साइनोसिस क्या होती है और कहाँ कहाँ देखने को मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लबिंग. व्हाट आई मीन व्हेन आई से क्लबिंग हो रही है. पहली बात तो क्लबिंग कैसे चेक करना है. एग्जामिनर आपसे सीधे पूछेगा कि पेशेंट में क्लबिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताओ. तो शैमेरॉथ साइन हमें देखने को मिलता है. देखिए नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर आप ये मैनेवर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक डायमंड शेप का विंडो मिलेगा, है ना, उसको शैमेरॉथ साइन बोलते हैं. पर अगर फिंगर की क्लबिंग हो चुकी है, बहुत सिंपल अगर मैं दिखाऊं आपको क्लबिंग, तो कुछ इस तरीके से दिखती है क्लबिंग, है ना. तो क्लबिंग के केस में आपको शैमेरॉथ साइन नहीं मिलेगा. ठीक है, ये एक तरीका होता है जिससे आप क्लबिंग को चेक कर सकते हो. कई बार एग्जामिनर पैल्पेशन मेथड से भी बोलता है आपको कि आप क्लबिंग चेक करके बताओ. तो इसमें आप देख सकते हो क्या मैनेवर यूज़ किया है, राइट. डेमॉन्स्ट्रेशन वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखेंगे, राइट. इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू दीज थिंग्स ओवर हियर, बट ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है जो वाइवा में पूछा जा सकता है. तो द क्वेश्चन दैट यू शुड हैव इन योर माइंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्लबिंग. तो क्लबिंग का मेन कॉज होता है एनोक्सीमिया. अगर बहुत लंबे समय तक के लिए है तो नेल की बेड में, और नेल में क्या होता है, वेसोडाइलेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू. क्या होता है, वेसोडाइलेशन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का प्रोलिफरेशन होता है एनोक्सीमिया के केस में, तब हमको क्लबिंग देखने को मिलती है. तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्लबिंग. तो सबसे पहला स्टेज होता है स्टेज 1, दैट इज़ नॉर्मल अपीयरेंस एंड एंगल. तो देखो क्या होता है, पहली बात तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आप एक एंगल देख सकते हो 160 डिग्री का, है ना. नॉर्मल फिंगर में ये एंगल आप ब्यूटीफुली अप्रिशिएट कर सकते हो. यू कैन इवन लुक अपॉन दिस एंगल. आप अपने नेल्स में भी इसको देख सकते हो. तो स्टेज 1 में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ऐसे कुछ आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है. और ये एंगल भी बिल्कुल मेंटेन्ड है, पर आपको इंक्रीज फ्लक्चुएंसी ऑफ नेल ब्लेड देखने को मिलेगी. ना व्हाट आई मीन व्हेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, भाई नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है जब आप पैल्पेशन मेथड से इसको चेक कर रहे हो, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है नेल ब्लेड की, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको वो नहीं मिलेगी. ठीक है, देखने में बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि स्टेज 1 की क्लबिंग है, बट वंस यू विल पैल्पेट इट यू विल गेट टू नो. स्टेज 2 जो होता है, देयर इज लॉस ऑफ एंगल बिटवीन नेल एंड नेल बेड. अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता नेल बेड क्या है ना. तो पहले तो आप ये भी जान लो कि नेल बेड इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. इट्स नॉट दिस, एक्चुअली द नेल बेड इज दिस पार्ट, ठीक है. तो ये पार्ट है नेल बेड. तो दूसरा कंडीशन क्या है, स्टेज 2 क्या है, लॉस ऑफ एंगल बिटवीन द नेल एंड नेल ब्लेड. तो देखो जैसे जैसे क्लबिंग होगी आप देख सकते हो सबक्यूटेनियस टिश्यू बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो ये जो एंगल है ये बढ़ गया. नॉर्मली ये एंगल जो है 160 डिग्री का था, क्लबिंग के केस में मोर देन 180 डिग्री हो रहा है. तो सेकंड कंडीशन में एंगल का लॉस हो जाता है नेल और नेल बेड की. थर्ड कंडीशन है इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द नेल. तो थर्ड कंडीशन में नेल का कर्वेचर बढ़ेगा. और फोर्थ कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो जो एकदम लास्ट वाला पार्ट है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा या डायलेट कर जाएगा. तो नेक्स्ट थिंग that you should know at this point of time is what are the stages of clubbing. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि what are the causes of clubbing, and this is very important question जो definitely आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है. So there could be cardiac cause of clubbing, there could be respiratory cause of clubbing, gastroenterology में आपको causes of clubbing मिल सकते हैं, miscellaneous cause of clubbing भी हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट देखते हैं जो हमें याद रखना है. देखिए आप याद रखो कि काफ़ी सारी हार्ट कंडीशंस में भी क्लबिंग मिलती है. कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिसीजेज में आपको क्लबिंग मिल सकती है. यू कैन रिमेंबर दिस. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एट्रियल मिक्सोमा, तो यहाँ पे आप साइनोटिक हार्ट डिसीज एटलीस्ट याद रख सकते हो. रेस्पिरेटरी कॉज में वेरी इंपॉर्टेंट इज लंग कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर इट. तो लंग कैंसर में क्लबिंग मिलती है, याद रखोगे. कहीं पे भी अगर क्रॉनिक लंग सेपरेशन है, ब्रोंकिक्टेसिस हो गया, एम्फाइमा हो गया, एप्सिस हो गया, तो भी आपको क्लबिंग देखने को मिलेगी. इसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमें इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ में क्लबिंग मिलती है. तो यहाँ पे आप इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़ याद रखो, ठीक है. मैल एब्जॉर्प्शन याद रखो. सो इन्फ्लामेटरी बावल डिसीज़, मैल एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है. इसके अलावा आप एक कॉज याद रख सकते हो, सिरोसिस. इसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया साइनोटिक हार्ट डिसीज़ आप याद रखो और लंग कैंसर याद रखो. एटलीस्ट ये 2-4 कॉजेज़ आपके टिप पे होने चाहिए. इसके अलावा ग्रेव्स डिसीज़ में भी आपको ये देखने को मिलता है. क्लबिंग के बाद आता है लिम्फेडेनोपैथी. नाउ सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लिम्फ नोड प्रेजेंट है. वी डोंट इवन नो दिस, है ना, कि कौन सा लिम्फ नोड किस जगह पे प्रेजेंट होता है. तो टू बिगेन विथ इन अ वेरी सिंपल वे, है ना, बहुत ये चीज़ें
बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, आप देख सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट है ये, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा सबमेंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, आप देख सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट है ये। इसके अलावा फिर टॉन्सिलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहले मेंटल और फिर आप जैसे जैसे ईयर के करीब जाओगे पहले सबमेंटल आएगा, फिर सबमेंडिबुलर और फिर टॉन्सिलर। इसके बाद सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्वाइकल में हमने पता है कि हमने उन्हें डिवाइड कर रखा है, तो एंटीरियर सर्वाइकल आपको दिख सकता है ना। इसके अलावा पोस्टीरियर सर्वाइकल देख सकते हो और सुप्रा क्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड भी देख सकते हो, क्लेविकल के ऊपर। अब देखिए लिम्फ नोड कैसे पैल्पेट करते हैं, एग्जामिनर आपसे बोल सकता है कि लिम्फ नोड पैल्पेट करके दिखाओ, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबमैंडिबुलर ये कैसे पैल्पेट कर रहा है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो जुगुलर लिम्फ नोड, यहाँ पे वो पैल्पेट करके दिखाए गए हैं आपको। सबमेंटल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड ये पैल्पेट किए गए हैं, और यहाँ पे आपको नीचे जो है दे हैव पैल्पेटेड दी सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। तो ये हमने पैल्पेशन देख लिया लिम्फ नोड्स का। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया क्या कॉज है लिम्फेडेनोपैथी का, दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन दैट दे आस्क यू। आपसे नॉर्मली जो क्वेश्चन ज़्यादातर केसेस में पूछा जाता है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट का क्या कॉज होता है, तो याद रखिए इसको, टीबी के केस में है ना, इवन इन केसेस ऑफ ईयर इन्फेक्शन, स्कैल्प इन्फेक्शन के केस में, कॉमन कोल्ड के केस में, स्ट्रेप्टोकोकस का अगर इन्फेक्शन हो गया है ना, थ्रोट इन्फेक्शन, और टॉन्सिलाइटिस के केस में, टॉन्सिलाइटिस, टीबी, ईयर इन्फेक्शन, स्कैल्प इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड एंड स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के कारण जो है ये कॉजेज़ हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, इनमें भी देखने को मिलता है, किसिंग्स डिसीज जिसे हम बोलते हैं। पर इंपॉर्टेंट थिंग आपको फिर वो डिटेल्ड हिस्ट्री हो जाएगी कि अक्यूट है कि वो परसिस्टिंग है, जनरलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है, राइट। सो वील वर्क ऑन दिस, इसमें डिटेल में हम जाएंगे, पर अभी हम नॉर्मल चीज़ें वाइवा वॉइस तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ ब्यूटिफुली दे हैव शोन यू सबमेंटल, submandibular, tonsillar, parotid. You should know where to keep your fingers and check for these lymph nodes because they'll ask you this also, right? So आप देख सकते हो tonsillar कहाँ पे किया है, फिर pre-auricular देख सकते हो, post-auricular you could see, superficial cervical you could see, deep cervical you could see, posterior cervical, occipital and supraclavicular. So now we are done with this. Next topic is edema. So edema is also very important. Where do we check for edema? Two important question. Number 1 is the, दो ही पोजीशन होती है, एक होता है shin of tibia, है ना। तो ये टिबिया बोन दिख रही है आपको, आपको उसकी shin में देखनी है ना। So you'll check for the lymphadenopathy, you'll check for the edema in the shin of tibia, right? तो यहाँ पे आप इसको देखने वाले हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया कैसे चेक करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूल प्लेस योर फिंगर्स, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो फिंगर्स की टिप्स को रखा है ना, टिबिया की शिन में, ये शिन ऑफ टिबिया है, यहाँ पे आपने फिंगर की टिप्स को रखा एंड देन यूल होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स, है ना। 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के लिए हम इसको प्रेस करके रखते हैं। प्रेस करने के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको डिप्रेशन वहाँ पे देखने को मिले और वो डिप्रेशन परसिस्ट कर रहा है कुछ सेकेंड्स के लिए, तो पिटिंग एडिमा है ना। अगर वो जैसे आपने अपनी फिंगर्स हटाई और वो वापस नॉर्मल आ गया तो वो नॉन पिटिंग एडिमा है, राइट। तो पहले तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि कहाँ पे चेक करते हैं हम लोग एडिमा, तो शिन ऑफ टीबिया आपको बताना है। आई टोल्ड यू वेयर इज शिन ऑफ टीबिया, राइट। टीबिया बोन ये देखी हमने और इसकी हमने कहाँ पे देखनी है, हमें इसकी शिन पे देखनी है। देख सकते हो आप कैसे चेक किया इसने। एक और पोजीशन होती है मीडियल मेलियोलस जो होती है उससे कुछ सेंटीमीटर्स ऊपर, 2 सेंटीमीटर ऊपर आप चेक कर सकते हो। तो ये मीडियल मेलियोलस दिख रहा है आपको, बस इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर भी आप चेक कर सकते हो एडिमा के लिए। सो दो पोजीशंस वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए आपको एडिमा चेक करना है, शिन ऑफ टिबिया एंड मीडियल मेलियोलस से 2 सेंटीमीटर ऊपर। उसके बाद समटाइम्स दे आस्क यू व्हाट इज पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा, मैंने बता दिया है कि क्या होता है। आपसे कॉजेज़ पूछेगा, है ना, व्हाट दे आस्क यू इज द कॉजेज़। तो देखो कॉजेज़ में अगर हम नॉर्मली आपको नॉन पिटिंग एडिमा के कॉजेज़ पता होने चाहिए, क्योंकि पिटिंग एडिमा में हम बोल ही लेते हैं कि कोई कार्डिक कंडीशन होगी तो हो सकता है, कोई लिवर की कंडीशन होगी तो हो सकता है, कोई रीनल कंडीशन होगी तो हो सकता है। तो एडिमा जैसे ही आपने पेशेंट में देखा, ये 3 चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए कि इट कुड बी अ कार्डिक कॉज, इट कुड बी अ कॉज बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी विद इन द लिवर एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ रीनल कॉज। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडिमा के लिए, है ना, और हम जनरलाइज एडिमा से डील कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे जो चीज़ पूछेगा, है ना, रीनल कॉज में नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें होती हैं। लिवर कॉजेज़ में आपको पता है लिवर फेलियर हो जाए, ऐसी कंडीशंस में आपको देखने को मिल सकता है। इवन इन केसेस ऑफ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। हार्ट फेलियर में अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है तो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम टिप पे होने चाहिए। इसके अलावा अगर वो पूछ ले नॉन पिटिंग एडिमा के क्या कॉजेज़ हैं, अगेन दिस इज़ एन एक्स्ट्रा एज, तो आप याद रखोगे क्या, क्रॉनिक लिम्फेडीमा और मिक्सीडीमा, ठीक है। सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज़, क्रॉनिक लिम्फेडीमा एंड मिक्सीडीमा, ठीक है। ये नॉन पिटिंग एडिमा के कॉजेज़ हैं।
इसके बाद ग्रेडिंग ऑफ एडिमा, और ये भी पिटिंग एडिमा की ग्रेडिंग कर रहे हैं। देखो कैसे करना है हमने ग्रेडिंग। सो लेट अस वर्क ऑन द ग्रेडिंग ऑफ द पिटिंग एडिमा। सबसे पहले ग्रेड 1, 2, 3, 4 4 ग्रेड्स होती हैं। ग्रेड 1 से शुरू करते हैं। तुमने फिंगर के टिप से प्रेस किया और अगर 2 मिलीमीटर का डिप्रेशन आपको मिल रहा है, बेयरली डिटेक्टेबल, इमीडिएट रिबाउंड। भाई डिप्रेशन था, आपने प्रेस किया तब तक था, वो 2 मिलीमीटर तक का था, और जैसे आपने फिंगर हटाई वो तुरंत इमीडिएटली रिबाउंड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेड 1 ऑफ पिटिंग एडिमा। ग्रेड 2 की बात करूँ तो 2 से ये 4 हो गया, 4 से 6, 6 से 8, बहुत सिंपल है, 2 की टेबल 2, 4, 6, 8 है ना। 4 ग्रेड, ग्रेड 1 में 2, ग्रेड 2 में 4, ग्रेड 3 में 6, ग्रेड 4 में 8। अब डिफरेंस क्या है, हमने डेप्थ देख लिया, कितनी डेप्थ तक जाना है, कितने सेकंड में वो रिबाउंड हो रहा है। ग्रेड 1 में वो इमीडिएटली रिबाउंड हो रहा है, ग्रेड 2 में फ्यू सेकंड्स ले रहा है, ग्रेड 3 में 10 से 12 सेकंड लग रहे हैं, और ग्रेड 4 में आपको 20 सेकंड लग रहे हैं उसको वापस उसमें आने में। तो यू कुड ग्रेड एडिमा ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।